नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और एम्ब्रियोलॉजी में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया और साथ में हमने टाइप्स ऑफ एग पढ़ लिए। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नया टॉपिक है, वो है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ रहे हैं, बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमएससी, पीएमटी और भी कई तरीके के जो एग्ज़ाम हैं जिसमें एम्ब्रियोलॉजी ऐड होता हो तो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजेशन से। और देखो, फ्रॉग में न्यूपोर्ट ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की स्टडी की। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट हैं हर्टविग। इन्होंने फर्टिलाइजेशन को क्या किया, परिभाषित किया। ठीक है, अब दोनों लाइनें क्या आपको समझ आ गई? नहीं आई तो फिर देखो, जो न्यूपोर्ट है इसने फर्टिलाइजेशन में ये बताया कि मान लीजिए ये क्या है, स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है। तो ये जो स्पर्म है ये ओवम में एंटर किस तरीके से होता है, ये वाली जो बात थी ये न्यूपोर्ट ने बताई। ठीक है, न्यूपोर्ट ने बताया कि भाई ओवम के अंदर स्पर्म एंटर किस तरीके से होता है, ये वाली बात न्यूपोर्ट ने बताई। तो स्पर्म का ओवम में एंटर होना क्या फर्टिलाइजेशन है? नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें एक साइन मिल गया कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक तो स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है और एक ओवम की रिक्वायरमेंट होती है। ये वाली बात हमने न्यूपोर्ट ने हमें बता दी। तो फिर जो हर्टविग हैं दूसरे साइंटिस्ट, इन्होंने फर्टिलाइजेशन को परिभाषित किया। क्या किया? डिफाइन किया। किस तरीके से किया? देखो, ये है मेल और ये है इधर फीमेल। ठीक है, ये है मेल और ये है फीमेल। अब आपको पता है कि जो मेल है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, और इधर फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। अब टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इधर ओवरी से हूजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस दौरान जो विभाजन होता है वो मियोसिस होता है। ठीक है, और ये बता चुकी हूँ ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और ये हूजेनेसिस कहलाती है। अब ये जो स्पर्म और ओवम है ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड है। कैसे हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखो, ये मेल गैमिट है और ये क्या है, फीमेल गैमिट है। ठीक है, अब तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की फ्यूजन से क्या जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? देखो, ये जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस और इस ओवम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इसका प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये न्यूक्लियस है ये भी प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी मेल गैमेट का प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट का प्रो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये जाइगोट कहलाती है और ये कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है और साथ में यूनिसेल्युलर होता है। अब तक ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी कि जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है और साथ में ही कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, याद करना है। देखो, इसी बात को मैंने यहाँ थ्योरी के रूप में लिखा है ताकि आप भूल ना जाएं। फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है सिंगैमी। ठीक है, तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ये बता दिया। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड और यूनिसेलुलर होता है। किसी भी जीव का जीवन एक संरचना जाइगोट से प्रारंभ होता है। सही है, जाइगोट बनेगा तभी तो और न्यू बेबी बॉर्न का क्या होता है, जन्म होता है। तो यहीं से एक कोशिकीय संरचना का प्रारंभ होता है और यहाँ से जीव का जीवन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तक हमने फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना लिया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये देखो। सबसे पहले देखो, स्पर्म के लिए तरल माध्यम का होना आवश्यक है जिसे स्पर्म आसानी से क्या कर सके, गति कर सके।
वही फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म होता है वो रैंडमली मूवमेंट करके ओवम के पास पहुंचता है, तो उसके लिए लिक्विड मीडियम का होना आवश्यक है, जिससे क्या हो सके, वो आसानी से मूव कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट है। स्पर्म का प्रोडक्शन अधिक संख्या में होना चाहिए। भाई स्पर्म का प्रोडक्शन अधिक संख्या में होता है, और साथ में ये आपको पता है कि इसकी जो संख्या होती है वो क्या होता है, संख्या में ज़्यादा होता है, और साइज भी इसकी क्या होती है, छोटी होती है बजाय ओवम की। ठीक है। अब देखो, स्पर्म के मैच्योरेशन, डिफ्रेंशिएशन, मोटिलिटी, फर्टिलिटी के लिए कैल्शियम और जिंक आयन आवश्यक होता है। भाई स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए या डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट, मोटिलिटी और फर्टिलिटी, इन सब की प्रोसेस के दौरान हमें कैल्शियम आयन और जिंक आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और स्पर्म का जो रसक्लन है वो ओवम के नज़दीक होना चाहिए, जिससे स्पर्म की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। एग का आकार बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब एग का आकार बड़ा क्यों होता है, देखो मान लीजिए ये क्या है, एग है, और इसी के अंदर भविष्य में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये मान लीजिए एम्ब्रियो है, इसका डेवलपमेंट ओवम के अंतर्गत होता है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। भाई फूड की ज़रूरत होती है तभी तो ये एम्ब्रियो वहाँ पर ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम फूड का स्टोरेज करते हैं, जिसकी वजह से एग का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। ओवम में रिजर्व फूड के रूप में यॉक होना चाहिए, या तो उसमें यॉक होना चाहिए या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। क्या होगा, यॉक होगा, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके, यानी यॉक के रूप में फूड लेगा वो। भाई फूड की ज़रूरत तो होती है ना एम्ब्रियो को भी, तो वो यॉक से ले लेगा। यॉक नहीं होगा तो उस जीव में क्या होना चाहिए, प्लेसेंटा होना चाहिए, ताकि उस एम्ब्रियो का ग्रोथ हो सके। ठीक है। अब देखो, योग जैसे आपको पता है हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे यूथेरियन मैमल्स में जो योग होता है वो कैसा होता है, नगण्य मात्रा में होता है, यानी वो एलेसीथल के अंतर्गत आते हैं। योग तो होता है लेकिन नगण्य मात्रा में होता है, जितना भी होता है उस एम्ब्रियो में समान रूप से वितरित होता है, और प्लेसेंटा का वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या हो, अच्छी तरीके से हो, वो फूड उसको प्रोवाइड कर सके। तो इसमें आते हैं यूथेरियन मैमल्स में ये प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। अब देखो, ओवम के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कैल्शियम और जिंक की। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइप देखो कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जब निषेचन की क्रिया अगर फीमेल बॉडी में हो तब, फीमेल बॉडी के बाहर हो तब तो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल, और अंदर हो तब क्या कहलाता है, इंटरनल। अब देखो भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाहिर सी बात है वो स्थल पर तो होगा नहीं, इसके लिए हमें वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर होता है, दूसरा क्या होता है, मैराइन वाटर होता है। ठीक है। फ्रेश वाटर में जैसे फ्रॉग और हाइड्रा, पेट्रोमाइजोन भी फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है, और मैराइन वाटर में जैसे सी अर्चन और अधिकांश नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। और पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे भी कहा जाता है, दिखाया था ना, डायग्राम भी बाकायदा मैंने आपको दिखाया था। और आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भाई जो वाटर होता है वो फ्रेश कौन सा होता है, मैराइन कौन सा होता है। तो समुद्र वाटर को छोड़कर जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फ्रेश वाटर में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन वो है, ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस पे क्या होता है कि निषेचन की क्रिया फीमेल बॉडी के भीतर होती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में होता है। इसके एग्जाम्पल देखो, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, इंसेक्ट और एस्केरिस। तो आपको देखो एक ट्रिक बताती हूँ, राम में इससे हो जाएगा रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी दो याद कर लेना, इंसेक्ट एंड एस्केरिस। तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये वाटर में होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में होता है। ठीक है।
अब देखो, फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ स्टेप होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म के लिए हमने इसे 5 भागों में बांटा है, यानी 5 टाइप्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। ये पहला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्पर्म होता है वो अंडाणु तक पहुंचना। भाई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तभी तो होगी जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा। तो पहली लाइन तो ये है, पहला स्टेप ये है, अप्रोच ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस है कैपिसिटेशन की है। कैपिसिटेशन का क्या मतलब है? यानी ये क्या है? ये स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म अंडाणु को देख करके एक कैपेसिटी लेता है। ये स्पर्म अंडाणु को देखकर एक कैपेसिटी लेता है कि ओवम को फर्टिलाइजन कर सके। कैपेसिटी लेगा कि भाई ओवम को फर्टिलाइज कर सके, और ओवम को फर्टिलाइज करने की यही कैपेसिटी कैपिसिटेशन कहलाती है। ठीक है, ये एक एबिलिटी हासिल करता है कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके, और यही कैपेसिटी इसकी कैपिसिटेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए जैसे अब आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो कि ये फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की इस वैकेंसी के लिए जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, यानी इसके लिए आप जितना भी सिलेबस है इसको देख रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल का पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, और भी फर्स्ट पेपर में अनाप शनाप चीज़ें जो पढ़नी है आपको वो पढ़ ही रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है आपने एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि मुझे ये पढ़ना है, और इस मैटर के थ्रू पढ़ करके मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूँगा या कर सकूँगी। ठीक है, तो आपकी एबिलिटी के अनुसार आपने ये तय कर लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है। बाकी अभी तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन आपके सामने, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी चूज कर लेते हो। ठीक है, ये आपका कैपेसिटेशन है। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट कौन सा है? ये कांटेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। भाई स्पर्म का ओवम के संपर्क में आना थर्ड पॉइंट है। ये यहाँ से पहुँचा, स्पर्म पहुँचेगा, और दूसरे में अपने आप को तैयार करेगा, और तीसरे में उसके संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्पर्म ओवम के संपर्क में आएगा तो उसमें कुछ चेंजेज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, कुछ रिएक्शंस होंगी। वो क्या कहलाती हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाती हैं। इसी तरीके से ओवम में भी कुछ चेंजेज होंगे। भाई स्पर्म में चेंज होंगे तो ओवम में भी चेंज होंगे, ओवम में चेंज होंगे तो इसमें भी कुछ रिएक्शंस होंगी। वो रिएक्शंस कॉर्टिकल रिएक्शन कहलाती हैं। और स्पर्म वाली एक्रोसोमल, याद रखना है, स्पर्म में एक्रोसोमल रिएक्शन, ओवम में कॉर्टिकल रिएक्शन। फिफ्थ जो पॉइंट है अपना, पांचवा जो पॉइंट है, उसमें क्या होगा? मेल और फीमेल के जो प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। ये प्रोसेस एम्फीमिक्सिस या सिमगैमी भी कहलाती है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये 5 स्टेप हमें पढ़ने होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। जो पहला स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। ठीक है, अब देखो स्पर्म और ओवम के बारे में देखते हैं। ये है स्पर्म और ये है ओवम। स्पर्म आकार में कैसे होते हैं? छोटे, और संख्या में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओवम आकार में बड़ा होता है और संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। ओवम आकार में बड़ा क्यों होता है? ये रीजन बता दिया, क्योंकि भविष्य में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवम में होता है। इसके लिए वह रिजर्व फूड को स्टोरेज करके रखता है, जिसकी वजह से ओवम का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है और मोटाइल होता है, जबकि ओवम हैप्लॉइड तो होता है पर नॉन मोटाइल होता है।
ये स्पेंडल सेप्ट या स्पून सेप्ट इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये स्पेरिकल सेप्ट, इसका मतलब ये राउंड सेप्ट का होता है। और ये साथ ही एक पॉइंट और नोट कर लो, ये रैंडमली मूवमेंट करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गमन नहीं करता, मूव नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, रैंडमली मूवमेंट करता है। ठीक है। कौन? स्पम। स्पम और ओवम का डिफरेंस बहुत पहले बता चुकी हूँ, फिर आ गया फिर बता दिया सारी चीज़ों को। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएं चीज़ें। अब देखो आगे, स्पम व ओवम की सरफेस पर एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। किनकी? स्पम और ओवम की जो सरफेस होता है उस पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ओवम तो स्पम की तरफ और स्पम ओवम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये प्रोसेस कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, कीमोटैक्सिक मूवमेंट क्या है। अब आगे चलो, इसमें देखो ये क्या है, एक स्पम है। ठीक है, और ये ओवम है। ये स्पम है, देखो दिख ही रहा है आपको, ये स्पम है। और स्पम की जो सरफेस होती है, कौन सी सरफेस, इस पर स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट है? स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको भाई, ये स्पम आपको नज़र आ रहा है, इसकी सरफेस पर आपको ये ब्लैक ब्लैक से कुछ प्रोटीन, जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट है। इन प्रोटीन को एंटी फर्टिलाइजेंस कहा जाता है। क्या नाम है इनका? एंटी फर्टिलाइजेंस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पम की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नेचर होता है, ये एसिडिक प्रोटीन होती हैं। ये एंटी फर्टिलाइजेंस प्रोटीन है, ये एसिडिक प्रोटीन होती हैं। एंटी फर्टिलाइजेंस प्रोटीन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है बेलिंस्की। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। और एंटी फर्टिलाइजेंस का मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन होता है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर, यानी स्पम होता है, स्पम की सरफेस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है एंटी फर्टिलाइजेंस। एंटी फर्टिलाइजेंस के बारे में बेलिंस्की साइंटिस्ट ने बताया था। और इनका नेचर, ये किस तरीके की प्रोटीन होती है? एसिडिक प्रोटीन होती है। मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है। ठीक है, इधर ओवम पर आओ, ये ओवम है और ये क्या है? ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम क्या है? फर्टिलाइजेंस। इसके बारे में किसने बताया? F.R. लिली ने बताया। ये जो फर्टिलाइजेंस प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 लाख डाल्टन होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है और यहाँ पर थ्योरी में लिख दिया है। देखो, स्पम की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजेंस पाई जाती है। ये एंटी फर्टिलाइजेंस एसिडिक प्रोटीन है और ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। ये किस तरीके से स्पीसीज स्पेसिफिक है आगे बताऊंगी अभी। अब देखो, ओवम की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन फर्टिलाइजेंस पाई जाती है। ये फर्टिलाइजेंस ग्लाइकोप्रोटीन या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन टाइप की है और ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक है। दोनों में कॉमन बात क्या है? ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक है और ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक है। कहने का मतलब है कि एंटी फर्टिलाइजेंस एंड फर्टिलाइजेंस दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो, फर्टिलाइजन या फिर एंटी फर्टिलाइजीन, ठीक है, के मध्य स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। किसके मध्य? फर्टिलाइजीन और एंटी फर्टिलाइजीन के मध्य स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। एक विशेष प्रकार की फर्टिलाइजीन एक विशेष प्रकार के एंटी फर्टिलाइजीन के साथ क्या करती है? बाइंड करती है। जैसे कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार के सबस्टेंस के साथ बाइंड अप करता है और एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के एंटीजन के साथ बाइंड अप करती है। जैसे कि मान लीजिए एक पेट्री डिश है, ठीक है,
इस पैटी डिश में मैंने रैबिट के क्या डाल दिए, ओवम डाल दिए, ठीक है, और इधर मैंने फ्रॉग के स्पर्म डाल दिए, ठीक है। ये तो रैबिट का ओवम है और ये फ्रॉग का क्या है, स्पर्म। क्या इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा? अरे नहीं होगा, स्पीसीज स्पेसिफिक थोड़ी ना है ये। आगे बात समझ में। मान लो कि ये एक पैटी डिश है और इधर मैंने रैबिट के ओवम डाल दिए, किसके, रैबिट के, और इधर मैंने माइस के स्पर्म डाल दिए, ठीक है, किसके, माइस के। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक तोड़ी ना है। इसीलिए तो बोला गया है कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के मध्य स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन, ओके। अब आगे चलो। सेकंड जो प्रोसेस है अपनी, ये है कैपिसिएशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिसिटेशन। क्या बोल सकते हैं, कैपिसिटेशन। इसमें क्या होता है कि स्पर्म एक्टिवेट करता है अपने आप को, कि फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज्ड करने की कैपेसिटी क्या करता है, गेन करता है, और ये ही प्रोसेस क्या कहलाती है, कैपिसिटेशन कहलाती है। अर्थात स्पर्म का मैचुरेशन होता है और ये प्रोसेस कैपिसिटेशन कहलाती है। यानी कैपिसिटेशन की प्रोसेस के दौरान स्पर्म का मैचुरेशन, डिफ्रेंशिएशन, फर्टिलिटी या मॉर्टेलिटी। कैपिसिटेशन की प्रोसेस के दौरान स्पर्म में ये प्रोसेस होती है, यानी इसका मैचुरेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन डेवलपमेंट होता है, फर्टिलिटी होती है और मॉर्टेलिटी होती है। इन सब के लिए कैल्शियम और जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कैल्शियम और जिंक की रिक्वायरमेंट। इनमें से कोई एक नाम दे देगा और आयंस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये था कैपिसिटेशन। और इसी के बाद में देखो स्पर्म कैपेसिटी। भाई स्पर्म की कैपेसिटी मेल में कहाँ गेन करता है और फीमेल में कहाँ करता है। देखो ये मेल है और मेल में ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। एपिडिडाइमस में यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म का मैचुरेशन होता है। क्या होता है, स्पर्म का मैचुरेशन यहाँ पर होता है मेल के अंदर। ये टेस्टिस का ही पार्ट है, पता है ना, ये जो एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस का ही पार्ट है, और यहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है और यहाँ पर स्पर्म कैपेसिटी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्पर्म यहाँ मान लो कि फीमेल की बॉडी में एंटर हो गया, तो फीमेल की बॉडी में यानी स्पर्म का मैचुरेशन, ये वाली जो प्रोसेस है स्पर्म मैचुरेशन की, ये कहाँ कंप्लीट होती है, ये होगी यूट्रस और वेजाइना में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है स्पर्म कैपेसिटी मेल में तो एपिडिडाइमस वाले पार्ट में प्राप्त करेगा और फीमेल में यूट्रस या फिर वेजाइना में, ठीक है। तो हमने फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और 3 पार्ट अभी शेष हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और जल्दी हम कोशिश करेंगे हमारी जो वीडियो आने का है ना टाइम फिक्स हो, क्योंकि फ़िलहाल फिक्स नहीं हो पाया, कभी 2 कभी 1 कभी 11 इस तरीके से जो चल रहा है, इसको जल्दी ही फिक्स करेंगे। या तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि इसी टाइम पर आए, या फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग सेट करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।